देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हो रहा है, ठीक। 29 है, ये 28 हो चुका है इससे पहले। इसमें क्या, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। गिवन है कि y1 हमारा जो है वो 0 है, यानी जब y फंक्शन हमारे पास है उसमें x की जगह 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। इसको हमें सॉल्व करना है, और इसका दूसरा पार्ट भी दिया गया है, या तो ये कर लें या फिर ये कर लें, दोनों ही क्वेश्चन 3-3 नंबर के, एक क्वेश्चन करना है आपको। इसके बाद सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x। गिवन डेट क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 3। दो कंडीशन दी गई है, दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 29 का पार्ट ए है। क्या गिवन है, गिवन है हमको 2xy dy बाई डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और y1 इज इक्वल टू दिया गया है 0। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा ये जो गिवन इक्वेशन है ये कैसी है। तो उसके लिए देखना होगा क्या जो न्यूमरेटर में पावर है वही डिनोमिनेटर में पावर है। तो उसके लिए हमको बनाना होगा पहले dy बाई डी एक्स के रूप में। तो ये 2xy को डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy। अब हम जब इसको देखेंगे जो न्यूमरेटर में पावर है यानी डिग्री है वही हमारे पास डिनोमिनेटर में है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है, 2 है। और नीचे एक्स वाई है, एक पावर एक्स की एक पावर वाई की, दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे। तो ये हमारा जो फंक्शन बनेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर की पावर है वही डिनोमिनेटर की पावर है। अब पावर कैसे समझते हैं, पावर ऐसे समझते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर एक्स की पावर कितना है, 2 है। इसके बाद प्लस है वाई की पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ है, इन दोनों की पावर कितनी है, 2 है। ऊपर वाले न्यूमरेटर की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है। नीचे देखोगे तो एक्स की पावर 1 आ जाएगी, एक वाई की पावर आ जाएगी। तो इन दोनों पावर का जब मल्टीप्लाई है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगी। 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। 2 पावर ऊपर है, 2 पावर नीचे है। जब दोनों की पावर बराबर होती है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ऐसे फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता है। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस वजह से इस फंक्शन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये समझने का तरीका है। इसको हटा देते हैं, ये हटाएं, ये भी हटा देते हैं। तो हम बता देंगे यहाँ पर क्या है, जो वैल्यू आई थी वो लिख देते हैं। यहाँ एक्स था, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, ठीक है। ये हमको पता चल गया कि होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि लेट करना होगा y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर y है वहाँ पर v इंटू एक्स रख देना है, ठीक। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन का फार्मूला लगेगा। अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए होते हैं तो उनके लिए डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो एक पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख दो, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पहला फंक्शन ऐसे लिख दो। तो क्या फार्मूला होता है हमारे पास, अगर दो फंक्शन है उनका dy बाई डी एक्स निकालना है। जैसे एक फंक्शन f1 है, दूसरा f2 है, एक f1 है f2 है, तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो यानी f1, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी f2 का डैश, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे लिख दो यानी पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। जब इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा v, पहला फंक्शन है इसको लिख देंगे v, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी x,
तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस। अब पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो, यानी दूसरे फंक्शन को ऐसे लिख दो, और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy dv बाई dx, ये v है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, dy बाई dx बराबर क्या आ सकता है, dy बाई dx बराबर हमारे पास आ जाएगा v प्लस आ जाएगा x dv बाई dx, ठीक है। अब देख लो, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसमें y बराबर vx लिख देंगे और dy बाई dx की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो इन इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से, इसमें क्या है, dy बाई dx क्या रखेंगे, v प्लस x dv बाई dx, ठीक है, dy बाई dx की जगह रख दिया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे v इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या है, 2 है, x की जगह x रहेगा, y की जगह v इंटू एक्स। अब यहाँ साइड पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इसका यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। बस इसको अरेंज करो, यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3v स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारे पास 2v, क्योंकि नीचे से भी हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होकर आपस में कट गया, ये क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v। अब v को हम इस तरफ ले आए, जो ये वाला v है इसको राइट साइड भेज दें, यहाँ से x dv इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू बचेगा 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v माइनस का v, ठीक है, सब्ट्रैक्ट v। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जब अरेंज करेंगे x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको जब अरेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 3v स्क्वायर, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2v स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2v। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v। अब क्या करेंगे, v वाले को v के साथ दे दें और x वाले पार्ट को x वाले के साथ दे दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास dv, इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई करके रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर dx ऊपर आ जाएगा, x से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पार्ट बन जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई एक्स, और ये कांस्टेंट लगा देंगे c, क्योंकि जब इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, या फिर अभी नहीं लगाते, बाद में जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसको कांस्टेंट लगा देंगे, ये जीरो हो जाए, यहाँ पर अभी नहीं लगाते, तो ये जब हटेगा तो प्लस भी हटेगा, ठीक है, जब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा टी, तो हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2v डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, इंटीग्रेशन जहाँ पर 2v dv था उसकी जगह dt लिख दो, और यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर था वहाँ पर t रख दो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आ जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो कांस्टेंट जो ले लेंगे वो भी c लेंगे और log के रूप में लेंगे, इससे हमको सॉल्व करने में आराम रहे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log t इज इक्वल टू, यहाँ पर log m प्लस n का अगर कॉन्सेप्ट होता है तो log c हो जाएगा। कैसे हुआ, हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है कि log m प्लस log n दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू एन, उसी का यूज करके हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दोगे, t की वैल्यू पुट कर दोगे कितना आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर
वन प्लस वी स्क्वायर आया, ये कितना बराबर आ गया लॉग एक्स सी। अब लॉग हटा दो, जब लॉग हटा देंगे तो क्या बचेगा वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। लॉग नो तब से हटा दिया हमने, ये आ जाएगा एक्स सी। यहाँ पर टी बराबर क्या था हमारे पास वन प्लस वी स्क्वायर, उसको हमने रख दिया। अब क्या करना है v की जगह वी हमारे पास y इक्वल टू क्या था v इंटू एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, तो v इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y बाई एक्स, v इक्वल टू आ जाएगा y बाई एक्स, यहाँ पर रख देते हैं। तो वन प्लस वी की क्या रखना है y बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। इसको अरेंज करो, एलसीएम ले लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो आएगा एक्स क्यूब इंटू सी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, इससे ऊपर क्या क्या मान चुके हैं, जो मान चुके हैं उनको हटा के इक्वेशन नंबर थर्ड तक हो चुका है, 4 मान लेंगे इसको। क्या मान लेंगे 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास कुछ कंडीशन दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि y1 जो होगा हमारे पास 0 होगा, y1 जो होगा 0 होगा। तो पूरे फंक्शन को y के रूप में लिख लें, फिर इक्वेशन नंबर दे दें, पूरे फंक्शन को y के रूप में लिख दें, फिर इक्वेशन दे दें। तो यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर है, तो इसको हम अंडर रूट में अगर करना चाहें तो अंडर रूट में कर सकते हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है वाई वन है, यानी ये वैल्यू किसकी 0 के बराबर है, क्या दिया है क्वेश्चन ने दिया है कि y1 जब होगा तो 0 होगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो जाएगी। तो y1 0 है, यानी यहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखना है, यहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखना है, तो ये 1 आ जाएगा प्लस का यहाँ पर क्या है 1 आ जाएगा और c आ जाएगा, c स्क्वायर नहीं c आएगा केवल, ठीक, क्योंकि x की जगह पे हमें 1 रखना है। अब देखो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, यानी अंडर रूट 1 प्लस सी बराबर 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1, सी बराबर आ जाएगा -1। तो अब क्या करेंगे सी बराबर -1 पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन 4, इन 4 इक्वेशन, ठीक है 4 इक्वेशन में। तो एक्स की जगह तो कुछ नहीं रखना, एक्स ही रखना है, ठीक है। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखो, ठीक, एक मिनट। तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चल जाओ भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे पहले इक्वेशन 4 पे रख रहे हैं प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है माइनस आ जाएगा, तो एक्स क्यूब तो हो जाएगा लेकिन सी जगह -1 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर एक्स आएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, यहाँ पर -x, ये y इक्वल टू हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा, यही हमको सोल्यूशन है, इसी को हमको निकालना था, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन यही आ जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है कि आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। गिवन डेट है कि y बराबर 0 है तब वैन जब x बराबर π/3 है, यानी हमारे पास अगर इसकी बात की जाए इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, देख लो जो गिवन है उसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का बी पार्ट है, ठीक है। क्या गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस क्या है 2y tan x, इसके बाद क्या है इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है y बराबर 0 है, कब है जब x बराबर π/3 है, ये कंडीशन भी दी गई है, इसको हमें सॉल्व करना है।
ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है, ये हमें कंडीशन दी गई क्वेश्चन में, इसको हमें सॉल्व भी करना है। देखो जब इसको देखेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास है dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स, ये यार हैंग करने लगता है फौरन, dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है प्लस 2 tan x एक तरफ, और ये y कर दो, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू हमारे पास है साइन x। ये जो इक्वेशन है हमारी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। किसके रूप में है, जनरल फॉर्म जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लो, लिख देंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तब इसको क्या होता है, ये हमारा होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसके रूप में है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, वाई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 tan x, ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास sin x, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आई एफ से, तो आई एफ इज इक्वल टू होता है ई की पावर होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई डी एक्स, सॉरी पी डी एक्स, तो इसको यूज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा ई, पी की वैल्यू हमने कितना निकाला है 2 tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, 2 को आगे ले लें, तो e की पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x और dx, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर 2 तो बाहर रहेगा, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec स्क्वायर एक्स, log sec x होता है, सॉरी log sec x होता है, यानी अगर इंटीग्रेशन tan x करना है हमको dx, तो ये बराबर होता है log sec x, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो 2 है इसको पावर में चढ़ा देंगे sec, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग के आगे जो होता है उसको पावर में चढ़ाया जा सकता है, तो e की पावर कितना हो जाएगा log sec स्क्वायर x, ठीक है। तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, अगर m log n दिया हुआ है, n आगे है, m log के साथ है, तो ये इसको लिख सकते हैं log m की पावर n, उसी का यूज करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ गई, क्या आई एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, कैसे आ गई, क्योंकि एक प्रॉपर्टी और होती है लॉग की, कि अगर लॉग, ठीक है, लॉग है और उसकी पावर ई की पावर लॉग है, उसके बाद ए है, तो ये हमारा ए आ जाता है, ई की पावर लॉग ए है तो ए आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आई एफ आ गया, क्या आ गया, आई एफ बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आई एफ। अब ये निकल आया, तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है क्या होता है, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होता है इसका, जनरल सोल्यूशन जो होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन होता है वाई आई एफ बोलें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा क्यू, उसके बाद आई एफ और डी एक्स प्लस सी आ जाता है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन होता है। हमने आई एफ निकाल लिया है, अब हमें क्या करना है, आई एफ को पुट कर दो, वाई इज इक्वल टू आई एफ कितना निकाला है हमने सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स निकाला है। क्यू की वैल्यू कितनी थी, क्यू की वैल्यू थी हमारे पास साइन एक्स, आई एफ कितना आया था यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स आई एफ था, हमने निकाल लिया था। यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स आ गया, प्लस सी, सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, देख लो यहाँ पर ऊपर, अगर देखना है तो कि हमने जो निकाला है क्यू वैल्यू क्या है, ये देखो साइन एक्स, उसको हमने पुट किया यहाँ पर, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको वैसे लिख सकते हैं, कॉस सेक एक्स को 2 बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
एक कॉसेक के रूप में लिख सकते हैं, यानी साइन एक्स डिवाइड कर देंगे एक बार किससे, कॉस एक्स, यानी एक को हटा दिया, एक इससे नीचे कर दिया, एक को ऐसे लिख दिया, स्क्वायर था तो यानी क्योंकि सेक एक्स जो होता है 1 बाई कॉस एक्स होता है, तो दो थे, एक को हमने नीचे लिख दिया, एक को ऊपर ही लिख दिया, ये डी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन टेन एक्स, यहाँ पर सेक एक्स और ये डी एक्स प्लस सी अलग रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसकी बात की जाए, ये वाला जो पार्ट होता है, अगर हमारे पास ऐसी कोई कहानी आती है कि, क्या कहानी आती है कि हमारे पास इंटीग्रेशन करना है सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स का, तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आता है वो आता है सेक एक्स, क्या आता है, सेक एक्स, याद रखना ये फार्मूला है, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है सेक एक्स, या अगर हम कह सकते हैं सेक एक्स का अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है सेक एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन को उल्टा होता है डिफ्रेंशिएशन, या तो ये याद रखें या तो ये याद रखना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेक एक्स और ये कांस्टेंट का सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, y इज इक्वल टू, ठीक, सेक एक्स से डिवाइड कर दो सबको, जब सेक एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर, सेक एक्स डिवाइड क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और प्लस सी डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, y इज इक्वल टू आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो एक से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कॉस, कॉस पाई बाई, सॉरी कॉस एक्स, कॉस एक्स कहाँ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आएगा नहीं जब इसको ले आएंगे तो, एक मिनट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक से कट जाएगा, एक बच जाएगा, यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा तो कॉस एक्स बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन है कि y जीरो होगा कब, जब x की वैल्यू होगी मेरे पास पाई बाई थ्री, तो y पाई बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारे कैपिटल में मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक, ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जहाँ x है वहाँ पर पाई बाई थ्री रखना है, कॉस पाई बाई थ्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, और सी भी रहेगा कांस्टेंट, जो सी है हमारे पास, इस सी की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, तो ये तो जीरो हो जाएगा। कॉस पाई बाई थ्री यानी कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी वन बाई टू होगी, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो हो जाएगा वन बाई फोर, कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई थ्री होती है ना, कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू होती है, सॉरी, तो कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू होगी, ये हमारा सी हो जाएगा, लिख देंगे कॉस सिक्सटी इज इक्वल टू होता है वन बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू, बाहर ले लेंगे अगर, वन बाई टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा, और इसके बाद वन बाई फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी वन बाई फोर से नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, इसको जरा फिर से कर देते हैं, तो वो वन बाई टू इधर लाओगे, ठीक है, फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा, सी की वैल्यू हमारे पास टू बचेगी, सी की वैल्यू टू आएगी, वो भी माइनस की, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसको सॉल्व करने से माइनस का टू आ जाएगा, कैसे आया, इसको जब सॉल्व करोगे तो वन बाई टू इधर ले आओगे, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, फिर उसका फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक, सी की वैल्यू आ गई, अब सी की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर फोर ए पे रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए इसमें रख दो, तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या सी हमारा माइनस टू है तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसको और फर्दर करना है तो वाई इज इक्वल टू, यहाँ से कॉस कॉमन ले लो, कॉस एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, वन माइनस टू कॉस एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर है।
ठीक, दोनों क्वेश्चन हो गए। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो है 37 स्टार्ट हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन जो है केस स्टडी के बेस पे है, यानी आपको एक केस दिया जाएगा, उसके बिहाफ पर आपको आंसर देना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करने होंगे। 3 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर दिए जाएंगे। हिंदी वाले भी देख लें क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 36। इसमें कह रहा है द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की हाइट है उसमें रिलेशन के लिए वाई को बताया गया है कि वाई प्लांट की हाइट है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोज द सनलाइट इज ग्रोन, यानी जैसे जैसे लाइट आपके प्लांट पे पड़ती है उसके रिस्पेक्ट में इसकी ग्रो हो रही है। ठीक है, हाइट की लंबाई बढ़ती जा रही है। उसके लिए एक रिलेशन दी जा रही है आपको, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x²। और आपसे ये बताया जा रहा है कि x जो है नंबर ऑफ डेज है इट इज एक्सपोज टू सनलाइट, यानी जैसे जैसे लाइट आपकी पड़ रही हो, एक दिन पहले मान लेते हैं, एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया ना, ये x जो बताएगा नंबर ऑफ डेज बताएगा। ठीक इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हिंदी वाले भी देख लें। सूर्य के प्रकाश के संपर्क का पौधे की ऊंचाई के साथ संबंध दिया जा रहा है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x² द्वारा नियंत्रित है, जहाँ x प्रकाश के संपर्क में आने वाले दिनों की संख्या है। ठीक है, अब इससे के बिहाफ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देख लो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। सनलाइट के रिस्पेक्ट में ग्रोथ क्या हो रही है। देखो, किसी की ग्रोथ निकालने का मतलब होता है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो जिसके रिस्पेक्ट में ग्रोथ निकालनी है। जैसे यहाँ पर एक्स के दिन यानी डेज के रिस्पेक्ट में आपको लेंथ दी गई है, तो उस लेंथ को क्या करना है आपको, हाइट को वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, वही हमारी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन उसको लिखो। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक, इसमें गिवन क्या है, हमको दिया जा रहा है कि जो हमारे पास लेंथ है प्लांट की, जो कि समय के साथ चेंज हो रही है, यानी दिन डेज के साथ रिलेशन में है, 4x माइनस 1/2x²। देख लो एक बार, 4x ये 4x माइनस 1/2x²। ठीक है, ये हमको रिलेशन दे दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है, रेट, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। तो हमें क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना होगा। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, dy/dx हुआ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस 1/2, x की पावर 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 2x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास dy/dx अगर है, x की पावर n है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n आगे आ जाता है। ठीक है, और जो पावर होती है कम हो जाती है। इसी फार्मूले का यूज करके हमने इसको किया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx कितना आ जाएगा, 4। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो यही हमारे पास ग्रोथ रेट है। क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि ग्रोथ रेट बतानी है, रेट ऑफ ग्रोथ बतानी है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमको पता चल गई, रेट ऑफ ग्रोथ पता चल गई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमको बताना है सेकेंड पार्ट में, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज। पहले तो डेज बताना है कितने लगेंगे, इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो द मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम हाइट होने पे मैक्सिमम हाइट ग्रो करने पे कितने दिन लगेंगे।
और किसी चीज़ का हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसका डिफरेंशिएशन जो होता है उसको जीरो करना होता है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करने के बाद उसमें सेकंड डेरिवेटिव निकाला जाता है। जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स की जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर निगेटिव रिजल्ट आता है तो मैक्सिमम आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मिनिमम आएगा। सेकंड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। किसके लिए फाइंड करना है, मैक्सिमम के लिए। तो एक्स मैक्स फाइंड करना मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या है क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या बताएंगे, हमको ये बताना होगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के केस में हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव यानी वाई डैश क्या होना चाहिए या फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एक कहानी। इसके बाद अगर मान लेते हैं इसको जीरो करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू ए आ जाती है, ठीक है, जीरो करने के बाद तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा एफ डबल डैश और एक्स ऑफ ए निकाल लेना होगा। इसका मतलब अगर ये निगेटिव आता है तो जो केस हमारा बनेगा वो मैक्सिमा का बनेगा, ठीक। और वाई डबल डैश एक्स बराबर ए पे अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा का केस बनेगा, मिनिमा। ये दो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा केस बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सेकंड डेरिवेटिव, जो रेट निकला उसी का सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। तो क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकंड, इक्वेशन सेकंड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी या फिर कह सकते हो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर टू। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, अंदर क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या है फोर माइनस एक्स, ठीक है। इसको निकालो तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन। ये माइनस का वन आया है, ठीक है, ये माइनस का वन आया है। एक तो ये सबसे पहले तो हमको ऊपर यही निकाल लेना चाहिए था ना, इसके लिए तो ये तो हमने निकाला ही नहीं अभी, इसको डिफ्रेंशिएट फिर से कर दिया। कंडीशन निकालने से पहले हमको ये निकालना होगा ना, पहले हमें एक्स की वैल्यू निकाल लो, एफ मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने के बाद क्या निकालना होगा, एक्स निकालना होगा, उसके बाद हम इसको निकालेंगे ना, पहले चेक कर लिया हमने। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा के केस में डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, यानी फोर माइनस एक्स क्या आना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर। तो ये 4 डेज हमारे पास आ गए, यही हमारा आंसर है। इस आंसर को प्रूव करने के लिए क्या बताओगे कि सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स दोबारा जब हो जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स, डी डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी डिवाइड बाई डी एक्स फोर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन। ये माइनस का वन आया है, इसको अगर हम डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में निकालें, क्या है हमारे पास, एक्स बराबर फोर निकाला है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का वन आएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट कोई वैल्यू डिपेंड नहीं है इसमें एक्स की। तो ये हमारा क्या है, निगेटिव, निगेटिव आया तो क्या केस बना, मैक्सिमा का। अगर पॉजिटिव आता तो किसका केस बनता, मिनिमा का, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हम बता देंगे कि जो नंबर ऑफ डेज आया है, क्या आया है, फोर, ये हमारा मैक्सिमा के लिए है, इसलिए क्या बताओगे, एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर इज मैक्सिमम डे, मैक्सिमम हाइट के लिए।
तो क्या है यहाँ पर जो पूछा था, क्या पूछा था, नंबर ऑफ डेज इट विल बी टेक द प्लांट ग्रो मैक्सिमम हाइट। 4 डेज बाद क्या होगा, ये जो प्लांट हमारा है मैक्सिमम हाइट पे ग्रो कर जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएंगे 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन प्रूव करने के, ये दिखाने के बाद ही हम कह सकते हैं कि 4 दिन लगेंगे। हो सकता है कि अगर पॉजिटिव आ जाता तो ये मिनिमम के लिए होता ना, इसलिए ये कंडीशन हमको दिखानी पड़ेगी। इसमें 2 नंबर का भी है तो ये दोनों पार्ट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब इसके बाद देख लो क्या है। इसके बाद हमसे पूछ लिया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। कुछ नहीं करना है, जो एक्स निकला है इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख देना है, इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख देना है। इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें रख देना है। तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट क्या आ जाएगी, वाई मैक्स, जो वैल्यू निकली है एक्स की उसको रख देना है। 1 बाई, पहले क्या था 4x था ना, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, -1/2 और 4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ 16, यहाँ पर आ जाएगा 8, ये हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, और अगर उसमें दिया है तो जिस पे यूनिट पे दिया है, किस यूनिट पे दिया है सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें इतना ही करना था, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वाई मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डेज कितने लगे इसको, यानी 8 सेंटीमीटर हाइट पर पहुंचने के लिए उसको 4 दिन लगेंगे प्लांट को। एक क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी केस स्टडी पे बेस है। इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया जाता है बिटवीन 2 क्लब। एक क्लब पी है, दूसरा क्लब क्यू है। फॉर विच अ टीम फ्रॉम ईच क्लब इज चूजन, मतलब उससे सेलेक्ट करना है। रिमेनिंग प्लेयर ऑफ द remaining player of club P and Q are respectively sitting along the line AB and CD where the point जो A हमारा है जहाँ प्लेयर बैठा हुआ है उसके लिए कंडीशन बताएगी, B पे जो प्लेयर बैठेगा उनकी कंडीशन बताएगी, C पे जो बैठे हैं उनकी बताएगी, और D की उन पर बताएगी। इसके बेस पे हमको आंसर देना है। हिंदी वाले भी देख लें। दो क्लबों P और Q में एक क्रिकेट मैच रखा गया है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक क्लब से एक एक टीम चुनी गई है, मतलब एक एक टीम चुनी जाएगी। क्लब P और क्लब Q के बचे हुए खिलाड़ी क्रमशः ए बी, जो रिमेनिंग 2 टीम चुनने के बाद जो बच गए उनमें उनको ए बी तथा सी डी रेखाओं में बिठाया गया है। कौन सी लाइन है, ए बी और सी डी रेखाओं पर बिठाए गए हैं, जहाँ बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो चुने नहीं गए हैं, समझ गए। अब आपसे इसके आधार पर आंसर आपको देना है। इसमें अब हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। फिर उसके बाद राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी, उसका फाइंड करना है। फिर उसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी डी, इसको भी फाइंड करना है। इसके बाद राइट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर उसको भी, यानी तीसरे पार्ट में कोई एक पार्ट करना है, लेकिन जब आएगा तभी कर पाओगे, ठीक, दोनों पार्ट नहीं करने, इसमें एक पार्ट करना है। चलो फिर करते हैं इसको। जैसी कंडीशन दी है वैसा हमें काम करना होगा। क्या बोला है, बोला गया है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बच रहे हैं किसके, ए बी, बी, सी और डी, उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 37 जो गिवन है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया है, ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 3 4 0, 3 4 और 0। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, बी का कोऑर्डिनेट है, बी का है हमारे पास 5 3 3, 5 3 और 3। सी का कोऑर्डिनेट कितना है,
6 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 और 1। इसके बाद डी का कोऑर्डिनेट कितना है? डी का कोऑर्डिनेट है 13 माइनस 5 माइनस 4, 13 माइनस 5 माइनस 4, ये डी का कोऑर्डिनेट है। लाइन कौन कौन सी दी गई है? ए बी और सी डी दी गई है। लाइन कौन सी है? ए बी एंड सी डी, ये दिया गया है। देखो कोऑर्डिनेट देने का मतलब है कि हमें ए के वेक्टर फॉर्म दिया गया है, बी का वेक्टर फॉर्म दिया गया है, सी का वेक्टर फॉर्म दिया गया है और डी का। क्योंकि यहाँ अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्स एक्सिस को बताता है, दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस को बताता है और तीसरा एलिमेंट जेड एक्सिस को बताता है। तो यहाँ पर इसने एक्सिस ना बता के आई जे कैप के रूप में न दे के सीधे कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, तो हमको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, वेक्टर ए जो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए जो हो जाएगा 3 आई कैप, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये वेक्टर हमारा ए हो जाएगा दी गई कंडीशन के लिए। यानी हमारे पास जो ए का कोऑर्डिनेट दिया गया था उसके हिसाब से वेक्टर फॉर्म ये बन गया। वेक्टर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 आई कैप 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हमारा ए बी का काम हो गया। अब हमें क्या है, सी डी का दिखा देना है। वेक्टर सी जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर सी आ जाएगा आई कैप 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर हमारा हो गया सी। अब वेक्टर डी के विषय में लिख दो, ये क्या है, 13 आई कैप 5 जे कैप और माइनस 4 के कैप, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ए बी सी डी सब कुछ आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास फाइंड जो करना है, राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर ए बी। ए बी का डायरेक्शन रेशियो आपको बताना है, वेक्टर ए बी का डायरेक्शन रेशियो बताना है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए अगर हमारे पास पहला पार्ट देखा जाए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो किसका, ऑफ ए बी, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है हमको। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये करना होता है। वेक्टर ए और बी हमने सब निकाल लिया है, तो बस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये तो हमने बी का लिख दिया। माइनस के साथ किसका लिख दोगे, ए का, ये माइनस है डॉट नहीं है, माइनस के साथ ए का लिखोगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 से 3 जाएगा तो बचेगा 2 आई कैप, 3 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 जे कैप, सॉरी माइनस का 1 4, क्योंकि 3 है ना, 3 प्लस के हट जाएंगे, माइनस का 1 बच जाएगा, इसको माइनस का जे लिख दो, ये माइनस का जे हो जाएगा। इसके बाद ये 3 के कैप है, यहाँ पे 0 तो कोई मतलब नहीं है, 3 के कैप हो जाएगा। यही हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो ए बी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो आ गया वो हमारा क्या आ गया, ये आ गया, एक आंसर हो गया, एक नंबर आपको मिल गया। ठीक है, अब इसको अगर अलग अलग लिखना चाहते हो तो इनके कोएफिशिएंट को अलग कर दो, यही हमारे डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। अगला पार्ट क्या पूछा है, अगला पार्ट पूछा है राइट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी, सी डी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमको बताना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, सी डी की, सी डी की डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसको इन कैप्स लिखा जाएगा। सबसे पहले हमको सी डी का निकाल लेना होगा, सी डी वेक्टर, तो उसके बाद इसी का मॉड से डिवाइड कर देना होगा। तो यही हमारा यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। फार्मूला अगर ए के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एन कैप हमारा जो होता है, अगर वेक्टर ए दिया है तो इसी वेक्टर के मॉड से इसको डिवाइड कर दिया जाए,
तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है यहाँ पर। ठीक, तो हम लगाते हैं सी डी। हमारे पास सी डी दिया हुआ है, सी यानी सी डी वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा, डी वेक्टर को आगे लिखा जाएगा जैसे ए बी में लिखा गया था, और सी को घटा दिया जाएगा, सी को घटा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिया है सी डी वेक्टर दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन ने बताया था। क्या है? 6, सी क्या है? 6i-4j प्लस के। 6i, यहाँ पर हमारे पास जो है सी डी, ये क्या हुआ, हैंग करने लगा अभी से। सी डी गिवन है, ठीक है। सबसे पहले डी, डी वेक्टर कितना है? डी वेक्टर हमारे पास है, ये अच्छी समस्या आ जाएगी, पहला ही क्वेश्चन है। 13i-5j-4k, 13i-5j-4k क्या आएगा? 13i माइनस क्या था, 5i-5j-4k, ये तो हमारा आ गया क्या? सी डी वेक्टर। 13i-5j-4k। अब माइनस किसको करना होगा? सी वाले को करना होगा। 6 4 6i-4k, सॉरी 4j और प्लस के, देख लो एक बार मिला लो, यही लिखा है 6i-4j प्लस के, ये आ गया। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर 7 बचेगा, 7i कैप। यहाँ पे जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस, यहाँ माइनस बचेगा j, यहाँ पे करेंगे तो -4, यहाँ पर एक ये -5। तो ये हमारा क्या आ गया? हमारे पास सी डी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब सी डी वेक्टर के बाद हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू आ जाएगा सी डी वेक्टर, इसको डिवाइड किससे करेंगे? मॉड ऑफ सी डी से। ठीक है, सी डी वेक्टर डिवाइड करेंगे मॉड ऑफ सी डी से। 7 क्या है? 7i है, -j है, -5k है, इसको डिवाइड करेंगे किससे? इसके मॉडुलस से। कितना आएगा? 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस है कोई मतलब नहीं, माइनस स्क्वायर में आ जाएगा, तो इसका माइनस का 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 7i कैप -j -5k डिवाइड हो जाएगा किससे? अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 49 प्लस का 1 प्लस 25, तो ये हमारा हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये 7i कैप -j कैप k कैप j कैप -5k कैप, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 50 में 75, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 75। अब 75 से अगर आप कुछ निकालना चाहते हैं तो 5 निकाल लो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 7i कैप -j कैप -5k कैप। तो इसको जब 5 निकाल लेंगे तो ये बचेगा 25, बाहर कर लेंगे तो अंडर रूट के बाहर 5 आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? √3। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका कौन सा पार्ट हो गया? 2 पार्ट हो गए, एक ये हमने निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, 1 नंबर का ये भी था। अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बी एंड सी डी। एक तो ये कहानी है, या तो एंगल ए बी और सी डी के बीच निकाल लिया जाए, दूसरा राइट अ वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ ए बी एंड सी डी, दोनों में इसको ये करना है। हमको तो दोनों ही कराना पड़ेगा ना। चलो फिर करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट, हमारे पास क्या है? एंगल फाइंड करना है, थर्ड पार्ट का ए पार्ट है। एंगल फाइंड करना है किसके बीच में? एंगल ए बी एंड कौन सा है? सी डी के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो इसको थीटा मान लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इनके बीच का जो एंगल निकालना होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए
मॉड ऑफ बी और हो जाता है क्या, कॉस थीटा। तो यही वाला फार्मूला लगाना है, आंसर निकल आएगा। वेक्टर ए बी की बात करें तो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, क्या निकाले थे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी हम लोग निकाले थे, ये क्या आया था 2i-j+3 के, ये ए बी था 2i-j+3 के। तो ए बी यहाँ पर लिख दो, ए बी क्या निकाले थे 2i-3j+k, ये तो हमारे पास था क्या ए बी, ठीक है। जितना हैंग करने लगता है, पहले ही क्वेश्चन में इनकी आफत आ गई। ये आ गया 2i-j+3k। इसके बाद सी डी वेक्टर हमने क्या निकाला है, ये निकाला है, ये क्या है 7i-j+, यहाँ पर हमने जो सी डी वेक्टर निकाला है वो लिख लो, क्या निकाला है 7i-j-5k, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब एंगल निकालना है तो इसको ए को कैपिटल ए बी की तरीके से ट्रीट करो और बी को सी डी की तरीके से, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और फिर क्या है मॉड निकालना है। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे फार्मूले के हिसाब से, वी नो डैट, क्या जानते हैं कि जब हमारे पास वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी, क्या है वेक्टर सी डी, ये क्वेश्चन कराना मुश्किल देगा क्या भाई, हैंग करने लगा फ़ौरन, अभी ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ इसमें। डॉट है सी डी के साथ, यहाँ पे क्या आएगा मॉड ऑफ ए बी इंटू मॉड ऑफ सी डी और ये कॉस थीटा, ठीक है। चलो लिखते हैं, सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ पे 2i-3j+k, डॉट है किसके साथ 7i-j-5k, ठीक। ये डॉट है किसके साथ है, इज इक्वल टू में क्या है मॉड किसका निकालना है ए बी का, मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर दे दो ए बी वाला, 2 का स्क्वायर यानी 4, -3 का स्क्वायर यानी 9 और 1 का स्क्वायर यानी 1। दूसरा क्या है उसका भी दे दो अंडर रूट के अंदर, 7 का स्क्वायर 49 और इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 -1 का इसका 25, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, इसके अलावा जो आता है सब बाकी जीरो होता है। यानी आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो और के डॉट के हो, ये तो 1 होगा, बाकी रिमेनिंग क्या होगा, आई के साथ जे आएगा तो 0, जे के साथ के आएगा तो 0 और आई के साथ के आएगा तो 0। तो हमको इसी कॉन्सेप्ट को लगा के इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। जब इसका करेंगे तो इसमें बस आई का पार्ट ले लो, जे का पार्ट ले लो और के का जो सेम सेम है वो ले लो। 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 14 हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो क्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -5 से होगा तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ये बराबर किसके आएगा, इसको ऐड करोगे यहाँ पर 4 10 14 हो जाएगा अंडर रूट 14, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 75, ये कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है 14, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है इसको डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ से अभी हम 5 कॉमन ले लिए, 75 को हमने क्या लिखा 25 × 3, उसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा 14, 14 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 42, यहाँ से कॉस थीटा। ये कैसे आया, इसको ब्रेक किया 75 को 25 × 3, तो यहाँ का 25 से जब 5 बाहर आया, 25 बाहर आया तो रूट के बाहर 5 आया, यहाँ पे बचा 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, कितना आ गया 42 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट 42 सॉरी, कितना आ जाएगा 42।
अब यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 5/42। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना हैंग कर रहा है कि कराने के लिए दिक्कत हो पा रही है हमको। तो ये हमारा हो गया सेकंड, इस थर्ड पार्ट का भी आंसर। परपेंडिकुलर का केस बचा है, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको तो लास्ट ही में कराएंगे, क्योंकि अब इसमें करा देंगे तो फिर सब हैंग कर जाएगा। ये वाला क्वेश्चन और देख लो, इसमें क्या है, राइट अ वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द ए बी एंड सी डी। ए बी पे हमारा जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है। थर्ड में कौन सा है, थर्ड का तीसरा है, तीसरे में कौन, बी पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर। लेट कर लेंगे क्या, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है मेरा, परपेंडिकुलर जो वेक्टर है इसका ए बी एंड सी डी का, वो क्या है, वो हमारा है इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमने मान लिया है, और ये निकलेगा कैसे, इन दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए उससे जो वेक्टर बनेगा वही हमारा ये होगा। समझ गए, इनका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी डी, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है वेक्टर ए बी कितना है 2i j, ये सब लिखने साइड पे, ए बी जो दिया है, क्योंकि फिर ऊपर करेंगे तो फिर हैंग करने लगेगा ना। यहाँ पर ए बी कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। इसके बाद अगला क्या है, अगला हमारे पास है सी डी। सी डी कितना है, ये हमारे पास 7i कैप, ये वाला वेक्टर जो है 7i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप, ये हमें गिवन है। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ए बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, सी डी के साथ। और इसको रफ नहीं कर सकते ना किसी भी तरीके से, तो हैंग कर जाएगा पूरी तरीके से। अभी चल रहा है जैसे चलने दो। ये आई कैप, जे कैप और के कैप यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पर वेक्टर ए के जो कोफिशिएंट है उसको लिख दो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। इसका लिख दो क्या है, 7 है, -1 है और -5 है। इसको सॉल्व करो। आई का निकालना है तो क्या करेंगे, आई वाले को इधर लिख देंगे, आई के सामने की रो और कॉलम बढ़ा दिया जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई -5 से होगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस एक और आता है तो ये 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अल्टरनेट चलता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब जे पे आ जाओ, जे के सामने की रो और कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 1 और 7 5, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। -5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा, -10। 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -7। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके सामने की रो को और कॉलम को हटा देंगे, कितना बचेगा, -1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, तो -2। 7 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 3 के साथ, तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आई कैप, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 17 प्लस हो जाएगा 17 जे कैप, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 19 के कैप। ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, यही हमसे पूछा था, यही एक्स वाई जेड की होगी। देखो ये सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, इस वजह से एक क्वेश्चन जो है अगले ही लेक्चर में करा देते हैं नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देखते हैं हो जाए तो ठीक है। ठीक, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या है, इसमें क्या है देख लो क्या है क्वेश्चन। 38 में है, अ कोच इज ट्रेनिंग 3 प्लेयर, कितने प्लेयर को ट्रेनिंग कर देता है, 3 प्लेयर को। ही ऑब्जर्व डैट प्लेयर ए कैन हिट, ए जो है हिट करता है
अ टारगेट 4 टाइम्स, ठीक है, इन 5 शॉट, यानी जब उसको 5 मौके मिलते हैं तो जो ए प्लेयर है वो 4 बार बिल्कुल सटीक मामला करता है, सही निशान लगाता है। बी के विषय में बताया जा रहा है कि बी जो है उसको 4 मौके मिलते हैं तो 4 में से 3 मौके पर वो बिल्कुल सही निशाने पर रहता है। सी के विषय में बताया जा रहा है कि उसको 3 मौके मिलते हैं, 3 में से 2 में उसका मौका जो लगता है एग्जैक्ट सही रहता है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 प्लेयर मिस द टारगेट, एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल देम हिट द टारगेट, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। पहले क्या था कि ये मिस कर रहे हैं, दूसरे में इन तीनों का टारगेट सही हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का एक पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, ठीक है। इसके बाद बी कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम हिट द टारगेट, ठीक है। ये 2 कंडीशन दी गई हैं। यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन का मतलब है केवल एक बंदा हिट करेगा, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 का मतलब है इसमें भी केवल 2 ही बंदे हिट करेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे कम। हिंदी वाले देखना है तो देख लें, वैसे समझा दिया है इसको। एक ये हिंदी में देख लो। एक कोच 3 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहा है। उसने यह पाया कि खिलाड़ी ए किसी लक्ष्य को 5 शॉट में से 4 बार भेद कर सकता है। खिलाड़ी बी 4 शॉट में से 3 बार भेद कर सकता है। खिलाड़ी सी जो है हो गया, ठीक है, खिलाड़ी सी 3 शॉट में से 2 बार भेद कर सकता है। अब इसके आधार पर आपको प्रश्न देना है। 3 खिलाड़ियों के लक्ष्य को ना भेद पाने की प्रायिकता बतानी है। तीनों के एक साथ लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता बतानी है। तीनों में से केवल एक के लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। इसके बाद तीनों में से ठीक 2 को लक्ष्य को भेद पाने की प्रायिकता बतानी है। तो जो गिवन है उसके हिसाब से कंडीशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 38। 38 में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है? ये देखो, तभी नहीं लगा रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में जो गिवन है, देखो इसने बोला है कि ए जो है, ए के पास टोटल कितने मौके हैं? 5। ए के पास 5 मौके हैं, 5 में से वो कितने में टारगेट में हिट करता है? ए के पास टोटल कितने मौके हैं? 5। 5 में से वो 4 टाइम अच्छे मौके, मतलब उसका निशाना बिल्कुल सटीक रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल उसके पास, ए के पास मौके हैं 5, उनमें से 4 में उसका टारगेट सही रहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसके टारगेट की प्रोबेबिलिटी ए अगर है, पी ए है, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास 4/5। 4/5 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना चांस है, पॉसिबल वैल्यू डिवाइड बाई टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस, यहाँ पर देखा जाए तो टोटल सैंपल स्पेस उसके कितने पास, मतलब टोटल उसके पास कितने मौके हैं? 5 मौके हैं। उसमें से कितना टारगेट उसका सही रहता है? 4। तो 4/4, 4/5। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? ए की आ गई। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बी की क्या आएगी? बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसके पास कितने मौके हैं? 4। 4 में से उसका टारगेट कितने में सही रहता है? 3 में, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी अब सी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? उसके पास कितने मौके हैं? 3। 3 में कितना टारगेट सही रहता है? 2। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक। 4, 5, 4 में से 5 हुआ ए के लिए, 3 में से 4 हुआ बी के लिए, और 2 में से 3 हुआ सी के लिए। ये हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी। ये तो वो प्रोबेबिलिटी है जब उनका टारगेट सही रहता है। कैसे है? टारगेट पे लगा काम, टारगेट सही है। अब क्या होगा? अब हमको पता हो कि टारगेट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी दो किसी काम के होने की और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो अगर हमारे पास टारगेट लग गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? पी। टारगेट नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ए डैश। ए डैश ये बताएगा कि हमारा निशाना चूक गया है, टारगेट नहीं लगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इनका सम 1 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, कितना है? 4/5। इसको हम इस साइड भेज देंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जो कि हमको नहीं पता, ये पता चल जाएगी। 1 -
इस वैल्यू को घटा दें, कितना है 4/5, कितना आ जाएगा 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के टारगेट ना लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/5। एक तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद बी के विषय में देख लो, बी के टारगेट लगने की प्रोबेबिलिटी बी है, पी बी है, लेकिन बी के टारगेट ना लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पी डैश है। ये कितना आ जाएगा, सम 1 आएगा, यहाँ से इसको निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ये कितना है 3/4 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 1/3। ये किसकी आ गई, पी के ना लगने की प्रोबेबिलिटी, टारगेट पे ना लगने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी बी डैश जो आ जाएगा मेरे पास 1/3 आ जाएगा। अब इसके बाद सी के विषय में देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के ना लगने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आ गई क्या, ये बराबर आ गया 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी सी डैश रखेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, ये तो पता है ना हमको कितना है 2/3, ये 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ये 1/4 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 कर गए, क्योंकि ये एलसीएम लोगे तो 4 आएगा ना, ये 4 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर बन जाए तो रफ करके लिख दो, तो ये 1/4 आएगा, ये 1/4 आ गया। तो ये कितना आ गया 1/3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश यानी सी के टारगेट न लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3। अब तीनों की हमने निकाल लिया है, जो जो आने की और ना आने की दोनों लिख लिया हमने। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या बोला इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 प्लेयर मिस द टारगेट। तो पहला पार्ट क्या है, तीनों प्लेयर ने टारगेट मिस कर दिया, all three players miss the target miss the target। अगर ये टारगेट मिस कर देते हैं तो क्या आएगा, टारगेट मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है मिस ना मतलब मिस हो जाने की, ए की क्या है ए डैश है, बी की क्या है बी डैश है, और सी की क्या है सी डैश है। इन्हीं का तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3, तो कितना आ जाएगा 15 चौको 60, 3 5 चौको 20, हाँ 60 हो जाएगा, यानी 1/60। ये क्या आ गया, एक नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्या है कि इन तीनों ने टारगेट मिस कर दिया। अब जब तीनों ने टारगेट मिस कर दिया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम हिट द टारगेट। तो हमारे पास क्या है, तीनों ने मिस किया, सेकेंड पार्ट। इसको करने का क्या तरीका है, ये इसमें क्या है कि सब ने क्या किया, तीनों का टारगेट सही जगह पे लगा, हिट द टारगेट, ऑल थ्री हिट द टारगेट, क्या है तीनों ने टारगेट को हिट किया, कहाँ गया, ये देखो हिट द टारगेट, ठीक है, इसको लिख देना, ऑल 3 प्लेयर्स हिट द टारगेट। देखो इसके लिए क्या है, या तो इस ये वाली जो प्रोबेबिलिटी लिखनी है क्या, कि नहीं कर पाए मतलब टारगेट नहीं लगा, इसका और इन दोनों का समेशन कितना होता है 1 होता है। तो हमारे पास क्या है, या तो हम क्या करें 1 में इसको 160 को घटा दें, तो इससे क्या आएगा 159 60 आ जाएगा। एक तरीका ये है, ठीक। अगर ऐसे करना चाहो तो ये तीनों ने के हिट नहीं कर पाए और तीनों का हिट हो गया, ठीक, लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारे पास पहले से ही प्रोबेबिलिटी पता है हमको क्या, कि तीनों का जो टारगेट हिट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको पता है, तो उसको लिख देते हैं। क्या है हमारे पास, अगर ए टारगेट पे हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ए है, बी अगर हिट करता है तो उसकी बी है, और सी अगर हिट करता है तो सी है।
और इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, कितना है, ए के लिए 4/5 है, बी के लिए कितना है 3/4 है, और सी के लिए कितना है 1/3 है। ये सब लिखा हुआ है, देखो अभी हैंग कर गया है, जब आ जाएगा तो दिख जाएगा। शुरुआत में ही हमने लिखा था, दो कै बजे आता है, आ गया 4/5, 3/4 और 2/3, 2/3 है। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये चला गया, देखो मजाक हो रहा है इसमें। ये कितना था पहले 4/5, क्योंकि ये टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी है। ये कितना था 3/4, ये भी हिट होने की प्रोबेबिलिटी है। ये कितना था 2/3। अब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2/5। अब हमने बताया कि ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिखा, कि हम लिख देते कि टोटल ये है, इसके बाद इसमें 1 में घटा देते 160 आता, ये हमारे पास 59/60 आ जाता, आंसर हो जाता। ये आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें वो भी इंक्लूड है कि दो ने हिट किया, दो ने नहीं हिट किया, एक ने हिट किया, यानी इसमें सारी कंडीशन प्रूव हो रही थी, इसलिए ये वाला पार्ट करना होगा। इसको करोगे तो इसमें ये वाला भी आ जाएगा। हो सकता है एक बंदे ने टारगेट पे हिट किया हो, फिर उसके बाद दो ने भी टारगेट पे हिट किया हो, या फिर तीनों ने किया हो, तो तीनों का केस ये वाला होगा। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसलिए हमने बता दिया कि किसी का दिमाग चल गया, बोले हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड होगा, हो सकता है एक बंदे ने हिट किया हो सकता है दो ने हिट किया हो सकता है तीनों ने हिट किया हो। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है, ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम हिट। ओनली वन ऑफ मतलब इनमें से केवल एक ही ने हिट किया है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था, सेकंड था कि तीसरा था, अब तीसरा पार्ट होगा। तीसरे पार्ट में देख लो, अब इसमें क्या है, केवल एक बंदे ने हिट किया इसका ये पार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओनली वन हिट द टारगेट। एक ने हिट किया, देखो इसमें क्या होगा, हो सकता है कि ए ने हिट कर लिया हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए है। इसके बाद जो रिमेनिंग दो उन्होंने हिट नहीं किया, यानी फिर बी डैश, इसके बाद इंटू सी डैश। एक कहानी ये हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ए ने हिट ना किया हो, ठीक है, लेकिन बी ने हिट कर दिया हो, तो इसकी बी लिख देंगे। इसके बाद सी ने हिट ना किया हो, तो एक कहानी ये हो गई। इसके अलावा ये भी हो सकता है क्या, इसके अलावा ये हो सकता है कि ए ने हिट ना किया हो, ए डैश, बी ने भी ना हिट किया हो, बी डैश, और सी ने हिट कर दिया हो, तो यही तीन केस होंगे। इसके अलावा तो कोई केस नहीं होगा, ये सी ने हिट कर दिया हो। तो यहाँ पे कहाँ गया, ये हैंग कर जाता है, इसी वजह से उठाने में दिक्कत हो जाती है किसी को। अब देखो कब आता है, वेट कर लो भाई। यहाँ पर ये क्या है, ये जो हमारा डैश नहीं लगा ना, अगर इसको हम रफ करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला रफ उठा रहे हैं तो ये अलग ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सी ने हिट किया हो, यहाँ पे क्या है, सी ने हिट किया हो, तो ये तीन कहानी हो गई। बस इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 है। इसके हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमने निकाला कितना है, 3/4। तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। इसकी कितनी है, 1/3 है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आओ, इसके क्या है, हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। और इसके हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। तो एक ये केस हो गया। इसके बाद प्लस इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हिट ना करने की 1/5 है, और इसके भी हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, और इसके भी 2/3 ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। ऊपर सब लिखी हुई है, ऊपर ले जाने से मतलब था ये कि हैंग करने लगेगा, इस वजह से नहीं ले जा रहे थे। तो ये हमने सब लिखा हुआ है, हिट करने, ये हिट नहीं करने की है, ये हिट करने की है। ठीक, देखना है तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया लगता है इसके लिए। तो ये कहानी है, अब ये आ गया।
तो ये हमने देखो, ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, ये टारगेट पे है और ये टारगेट नहीं पे है, ठीक है, ये सब हमने लिखा हुआ है। अब नीचे वाले पे वेट करो, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं 4 से तो ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 30। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9/60, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें एक बंदे ने केवल हिट किया है। दूसरा पार्ट देख लो, इसमें क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2, यानी 2 बंदे हिट करेंगे। ऐसा ही केस है इसमें भी। थर्ड का बी पार्ट, 2 बंदे टारगेट पे हिट करेंगे, ठीक है, ओनली एग्जैक्टली 2 प्लेयर हिट द टारगेट, हिट द टारगेट, जो टारगेट है उस पर हिट करेंगे। देखो, हो सकता है ए ने हिट कर दिया हो, ठीक है, और बी ने भी हिट कर दिया हो, एक केस, लेकिन सी ने हिट ना किया हो, एक कहानी ये बन सकती है। फिर हो सकता है ए ने हिट किया हो, बी ने हिट ना किया हो और सी ने भी हिट कर दिया हो, एक कहानी ये बन सकती है। फिर हो सकता है कि ए ने हिट ना किया हो, ठीक है, बी ने हिट कर दिया हो और सी ने हिट कर दिया हो, इसके अलावा कोई केस नहीं है, यही 3 केस बनेंगे। बस इसमें रख दो, ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, बी के हिट करने की 3/4, सी के हिट ना करने की 1/3, प्लस ए के हिट करने की 4/5, बी के हिट ना करने की कितना 1/4, सी के हिट करने की 2/3। सेम इसमें लगाओ, ए के हिट ना करने की 1/5, बी के हिट करने की कितनी है 3/4 और सी के हिट करने की 2/3। बस सॉल्व कर लो, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/5, प्लस 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2/15। फिर उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1/10। यहाँ का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 3, कितना आ जाएगा 10, 13/30। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी। ठीक है, तो ये पूरा पेपर हमारा हो गया समाप्त। अब हाई स्कूल का चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।